नमस्कार। राजस्थान इतिहास आरएस की जो सीरीज एनालिटिकल स्कूल ऑफ प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को दी जा रही है, इसमें पुरातात्विक सभ्यताओं के एपिसोड्स एक एक करके आ रहे हैं। जितने भी प्रमुख पुरातात्विक सभ्यताएं हैं वो हम सब देख चुके हैं, चाहे कालीबंगा हो, आहड़ हो, गणेश्वर हो, गिलुंड हो, बैराट हो, बागोर हो, तमाम जितनी। फिर भी क्योंकि बहुत सारा उत्खनन हुआ है, कई प्रकार का शोध कार्य स्कॉलर्स के द्वारा किया गया है, तो अभी भी बहुत सारी सभ्यताएं इस तरह की जहां से गाहे बगाहे प्रश्न बन सकते हैं। इनमें से बड़ी ही महत्वपूर्ण सभ्यता है बालाथल। अब जो एपिसोड्स आपके सामने आएंगे वो लेंथ में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बड़ा महत्व का होगा। तो वीडियोस या क्लासेस छोटी हो सकती हैं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि कोई भी प्रश्न आए तो वो बाहर ना निकले। राइट। आज की जिस सभ्यता को मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ वो एक ताम्रपाषाणिक सभ्यता के रूप में आरंभ होती है, लेकिन उसका अंत लोहयुगीन सभ्यता के रूप में होता है। और वो कस्बा आज भी है उदयपुर के अंदर, बालाथल कस्बा। याद रखिएगा, बालाथल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बालाथल से आपको 22 परतें, कुल 22 स्तर, क्रमिक स्तर एक के बाद एक प्राप्त होते हैं। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास, यद्यपि इस सभ्यता का पूरा जो दौर है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक ये रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडक्टरी या विरोधाभास है। क्योंकि आप ये देख लीजिएगा, मैं यदि इसको थोड़ा सा, ये मैच्योर स्टेज इसका, ताम्रपाषाणिक स्तर 1800 ईसा पूर्व तक चला और 1300 ईसा पूर्व तक आते आते यहाँ पर लोह प्रयोक्ता निवासियों ने, वही ताम्र प्रयोक्ता या ताम्रपाषाणिक निवासियों ने लोहे का उपयोग करना आरंभ कर दिया, जिसकी पुष्टि बालाथल से प्राप्त 5 लोहा गलाने की भट्टियों से प्राप्त होता है। वीरेंद्र नाथ मिश्र जो डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1993 में यहाँ पर एक्सकवेशन करवाया है। बेहद महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप जानते हो कि संपूर्ण भारत के अंदर जो प्राचीनतम लोह संस्कृति का केंद्र है वो नोह है, और यद्यपि लोहा गलाने की भट्टियां बालाथल के अलावा सुनारी से भी प्राप्त हुई है और जोधपुरा जयपुर से भी प्राप्त हुई है, सुनारी झुंझुनू से। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने और रखना पसंद करूंगा। संपूर्ण राजस्थान की सबसे प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टी बालाथल से नहीं है, न नोह से है, वो सुनारी से है, सुनारी जो झुंझुनू में है। तो ये कुछ बातें जिनको जितना आप गौर से इन सेशंस में देखते चले जाओगे, एग्जाम्स में आपको फायदा ही फायदा मिलने जाएगा। चलिए हम एक एक करके अपनी बात को आपके सामने रखते हैं। आज की जो सिविलाइजेशन अपन लेने जा रहे हैं वो है असल में बालाथल सिविलाइजेशन। ठीक, बहुत जल्दी ये सीरीज आपकी कंप्लीट होने जा रही है, जो राजस्थान में पुरातात्विक सभ्यताओं के रूप में ऑनगोइंग है। बालाथल सिविलाइजेशन विच इज एक्सकावेटेड, अब यानी कि यहाँ पर पहली बार एक्सकावेशन किसके द्वारा किया गया है? सो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, याद रखिएगा, इन 1993 डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, क्लियर? मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए ताकि सुविधा रहेगी। वीरेंद्र नाथ मिश्र जी ने यहाँ पर 1993 में उत्खनन करवाया, और वीरेंद्र नाथ मिश्र का संबंध याद रखिएगा डेक्कन कॉलेज पुणे से जो है, ये यहाँ से इसका संबंध है। हम डेक्कन कॉलेज से वसंत शिंदे का भी रहा है, जिन्होंने कि राखी गढ़ी में काफ़ी अभी हाल ही में 2015 में उत्खनन करवाया। राखी गढ़ी नाम आ गया तो बतला दूं, क्या पता कहाँ आपके काम आ जाए। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित हड़प्पाई स्थल, सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाइज, क्लियर, जिसका 900 एकड़ या हेक्टेयर का क्षेत्रफल है, वो राखी गढ़ी, जिसको डेक्कन कॉलेज पुणे से डॉक्टर वसंत शिंदे द्वारा एक्सकावेटेड किया गया है। तो ये डेक्कन कॉलेज से है डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, जिन्होंने इसको खोजा है, उत्खनन किया 1993 में बालाथल। अब बालाथल के बारे में जो बात आती है वो ये कि ये सभ्यता किस प्रकार की है। इस सभ्यता का आरंभ जनरली होता है, याद रखना, ताम्रपाषाणिक सभ्यता के रूप में, और ताम्रपाषाणिक सभ्यता के रूप में आप यहाँ पर 1800 ईसा पूर्व में इस सभ्यता को पाते हैं। यद्यपि इस सभ्यता का जो दौर है वो 2600 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, यानी कि हड़प्पा के समकालीन, और लगभग 1300 ईसा पूर्व तक ये चलता है। तो 1800 ईसा पूर्व के अंदर इस सभ्यता के निवासियों ने अपने आप को ताम्रपाषाणिक सभ्यता, और आप लोग जानते हैं ताम्रपाषाणिक सभ्यता को आपने जिस एक नाम से पुकारा है वो है
चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है। और 1300 ईसा पूर्व तक आते आते यहाँ के निवासी अपने आप को लोह युगीन निवासियों के रूप में, लोह युगीन संस्कृति के रूप में स्थापित यहाँ पर कर लेते हैं। ये बात आप लोग बेहतर जानते हैं 1300 ईसा पूर्व तक आते आते, क्योंकि 5 लोहा गलाने की भट्टियां आपको यहाँ से प्राप्त होती है। अब देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारे लिए बालाथल के संदर्भ में, क्योंकि आपने इसको लोहयुगीन संस्कृति का है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें नोट के रूप में स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जब आप इन सेशंस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि फुल पैकेज के रूप में आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलती रहे। क्लियर है? अब इसी संदर्भ में मेरा भी लालच जाग जाता है यार कि यदि आपको ये मेहनत मेरी सार्थक लग रही, पसंद आ रही, भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। ये यात्रा, ये काफिला जितना अधिक होगा, मेरा उत्साह उतना ही दोगुना आपके लिए कार्यरत रहेगा। याद रखिएगा, संपूर्ण भारत का प्राचीनतम लौह केंद्र के रूप में जो उभर कर सामने आता है वो है भरतपुर का नोह। संपूर्ण भारत का प्राचीनतम लौह केंद्र नोह है। समझ में आ गई है बात आप लोगों को? एक बात लेकिन याद रखिएगा, लोहा गलाने की भट्टियां राजस्थान में कहां कहां से प्राप्त हो रही है, ये मैं आपको एक एक करके बतलाता जाता हूं। अब आप आइडिया लगाइएगा ये कितना रिसर्च बेस्ड ये फैक्ट्स आपके सामने है। लोहा गलाने की भट्टियां एक आपको प्राप्त हो रही है सुनारी से, एक प्राप्त हो रही है आपको बालाथल से, और एक प्राप्त हो रही है आपको जोधपुरा से। याद रखना। अब भाई सुनारी जो है, सुनारी आपको मिल रही है कहाँ से? झुंझुनू से। बालाथल तो आप पढ़ ही रहे हैं, जो कि आपको जिला उदयपुर से प्राप्त हो रही है। जोधपुरा डिस्ट्रिक्ट जयपुर से प्राप्त हो रही है। बालाथल से आपको कुल 5 लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हो रही हैं। 5 लोहा गलाने की भट्टियां। लेकिन सुनारी की जो सबसे अभूतपूर्व विशेषता है वो क्या है? लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टी। याद रखिएगा, लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टी आपको सुनारी से प्राप्त हो रही है। लोहा गलाने की नहीं, धोकनी युक्त लोहा गलाने की, जिसमें व्हील के जरिए एयर प्रेशर जिस फर्नेस में भट्टी बनाया जाता है। तो लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टी आपको सुनारी से मिल रही है। इसके अलावा सुनारी से जो और प्राप्त हो रही है वो है धोकनी युक्त लोहा गलाने की भट्टी। आप लोगों ने कई बार जब लोहारों को देखा होगा तो स्त्री जो लोहार स्त्री होती है वो व्हील को, एक पहिए को घुमाती रहती है, जिससे भट्टी के अंदर एयर प्रेशर बराबर बना रहे, क्योंकि एक सेम प्रेशर रहेगा तो सेम टेम्परेचर रहेगा। तो जो लोहा डाला गया गलाने के लिए वो पिघलेगा इजीली, और उसको आप एक सांचे में ढालना आसान रहता है लोहार के लिए। तो लोहा गलाने की भट्टियां यहाँ से मिल रही है। ये अब ये मत समझना कि जो सबसे प्राचीनतम लोह केंद्र नोह जो आपको भरतपुर से प्राप्त हो रहा है वही सबसे प्राचीन, वहीं से सबसे प्राचीन लोहा गलाने की भट्टी मिलेगी ना, ये सुनारी से प्राप्त हो रही है। तो ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता के रूप में बालाथल की सभ्यता आरंभ होती है, लेकिन फिर यहाँ के निवासी अपने आप को लोह प्रयोक्ता निवासी के रूप में भी करते हैं। अब यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण आपको फाइंडिंग्स या विशेषता क्या क्या मिलती है? देखिएगा, यहाँ भवन निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग हुआ है और बड़े बड़े पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, भवन निर्माण हेतु, याद रखिएगा, भवन निर्माण हेतु बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग बालाथल से, बड़े बड़े पत्थरों एवं ईंटों का प्रयोग किया गया है, एवं ईंटों का प्रयोग किया गया। अब जो आदत है मेरी कि मैं तथ्यों को बार बार रिपीट करता हूँ, कालीबंगा में आपने देखा जी कच्ची ईंटों का प्रयोग, मतलब अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग ना के बराबर हुआ भवनों में। इसके अलावा गणेश्वर की बात करें, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ, चाहे कच्ची हो, धूप में सुखाई गई हो, कच्ची ईंटें हों या अग्नि में पकाई गई हो, वहां पर संपूर्ण भवन पत्थर के बने। आहट की बात करें तो फाउंडेशंस में, भवनों के नींव में पत्थरों का प्रयोग है, लेकिन शेष हिस्सा धूप में पकाई गई
सुखाई गई ईंटों से बना है। गिलुंड की बात करें जो संपूर्ण राजस्थान का एकमात्र ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल है भाई, जहां से आपको अग्नि में पकाई गई ईंटों से बने भवन मिले हैं। और मैं बालाथल की बात करूं जो इसका चैल्कोलिथिक फेज है, भवनों में ईंटों का प्रयोग हो रहा है, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आपको सूती वस्त्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं बालाथल से, याद रखना। सूती वस्त्र के अवशेष आप इससे पहले आप प्राप्त कर चुके हैं। सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा कालीबंगा से, सूती वस्त्र के अवशेष बैराट से, जहां सूती वस्त्र में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मृद भांड में रखी हुई आपको प्राप्त हुई थी। और आहट से जिस प्रकार से लकड़ी के ठप्पे प्राप्त हुए हैं वो भी इनके वस्त्र निर्माण के ऊपर एक स्पष्ट संकेत इंगित करता है। इसके अलावा जो 2 टेराकोटा स्त्री धड़ प्राप्त हुए थे, उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट या घाघरा पहना हुआ, वो भी उस जमाने के रहन सहन पर प्रकाश डालता है। मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, तब तक आप इजीली इस मैटर को देखिए और पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। मैंने कहा ना बहुत बड़ी आपको मुद्रा मतलब सभ्यताएं नहीं है मैटर यहाँ पर बालाथल में, लेकिन जितना है उतना मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत आराम से अपने आप को तैयार करके जा सकें। यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं। आई थिंक आपने यहाँ तक का मैटर उतार लिया है जी, आइएगा। तो यहाँ से हमें लोहा गलाने की 5 भट्टियां कुल 5 भट्टियां हमें प्राप्त हो रही है बालाथल से। इसके अलावा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के ताम्र मुद्राएं प्राप्त हो रही है। आप मतलब कितना लंबा सांस्कृतिक अनुक्रम हमें प्राप्त हो रहा है, जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां प्राप्त हो रही हैं। क्लियर है? यहां से प्रथम ताम्र मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन ये ताम्र मुद्राएं बहुत बाद के दौर की हैं, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की। तो ये तो मतलब आप आइडिया लगा लीजिए कि आप जनपद महाजनपद युग भी राजस्थान में चल रहा है। और इन ताम्र मुद्राओं पर याद रखिएगा मून का मार्क है और एलिफेंट का मार्क है, यानी कि चंद्रमा और हाथी का मार्क यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। लोहा गलाने की 5 भट्टियां आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है, याद रखिएगा। लोहा गलाने की 5 भट्टियां हमें याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त हो रही है? बालाथल से प्राप्त हो रही है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सांड की मृण मूर्ति आपको प्राप्त हो रही है। अब आप जानते हैं कालीबंगा से आपको पंख फैलाए, बगुले की मृण मूर्ति, 5 खंडित मानव मृण मूर्तियां कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। आक्रामक मुद्रा में ताम्र वृषभ हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। मानव खिलौनों में नाक अत्यंत नुकीली हमें आहट से प्राप्त हुआ था। जुड़वा पैरों युक्त वृषभ प्रतिमा हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। हाथी की मृण मूर्ति हमें आहट से प्राप्त हुई थी। बनासियन बुल हमें आहट से प्राप्त हुआ था। चकत्तेदार हिरण अंकित मृद भांड हमें नोह से प्राप्त हुआ था। और सांड की मृण मूर्ति में यहाँ से कुल मिलाकर जो मैं कहना आपको चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात यह है कि ये आप राजस्थान का एक प्रकार का शिल्प परंपरा भी जितना मैंने आपको बोला वो हो सकता है। बहरहाल बालाथल से आप देखिएगा कि आपको यहाँ से सांड की मृण मूर्ति भी हमें प्राप्त हो रही है। देखो मृण मूर्ति का जो मतलब होता है वो सिंपल होता है, मिट्टी की प्रतिमा। क्लियर? मिट्टी की प्रतिमा। अब बालाथल से कुछ विशिष्ट प्रकार के मृद भांड हमें प्राप्त हो रहे हैं। बालाथल से जो मृद भांड आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनमें प्यालियां हैं। मृद भांड का मतलब सिर्फ घड़े नहीं होते, मिट्टी के बर्तन होते हैं। 70 जितने मृद भांड आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं, दे आर टू मच डेकोरेटेड एंड मॉडिफाइड। 70% अलंकृत मृद भांड जिस एकमात्र सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्यालियां भी है, कटोरियां भी, वो बालाथल है। याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको याद रखिएगा 70% का तो यार मैंने मार्क निशान बना ही दिया ना, मैं लिख क्यों रहा हूँ। 70% आपको यहाँ से अलंकृत मृद भांड, याद रखिएगा,
अलंकृत मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें कई प्रकार की प्यालियां, कई प्रकार की कटोरियां आपको देखने को मिल रही है। कहाँ से? बालाथल से 70%। और ये काफी परिष्कृत का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है ना, परिष्कृत का शाब्दिक अर्थ सिंपल भैया जी ये होता है कि जहाँ से मतलब काफी वो सुगढ़ है, काफी वो उन्नत किस्म की कला शिल्प है। अच्छा, इस संदर्भ में आपको मैं एक चीज और बतला दूं, संपूर्ण राजस्थान की एकमात्र सभ्यता स्थल गंगानगर का बारोर है, जहां से काली मिट्टी के मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। अब आप आइडिया लगाइएगा, देखो और कालीबंगा से आपने मृदभांड जो पाए थे भैया, उनमें आपको हड़प्पा लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जो मृदभांड के टुकड़े आपको प्राप्त हो रहे हैं बैराट से, उनसे स्वास्थ्य चिन्ह नोह, क्लियर। ये आप राजस्थान की मृदभांड परंपराएं भी आप इनको उठा सकते हैं, लेकिन पुरातात्विक सभ्यताओं वाली बात। तो एक नोट मैं लगा देता हूँ कि 70% अलंकृत मृदभांड, लेकिन एक महत्वपूर्ण नोट के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राजस्थान की एकमात्र पुरातात्विक सभ्यता जहां, याद रखिएगा, जहां मृदभांड निर्माण हेतु काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। मृदभांड निर्माण हेतु काली मिट्टी का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, वो बारोर है। और ये बारोर आपको कहां से प्राप्त हो रहा है? ये गंगानगर से आपको प्राप्त हो रहा है, याद रखना। बारोर हमें गंगानगर से प्राप्त हो रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है बारोर, क्लियर। आप एक बार इस पूरे मैटर को कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके आप लोग उतार लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये तथ्य बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आते हैं। आपने ये भी देखा था 6 प्रकार के चित्रित और गैर चित्रित, इनको फैब्रिक A to F पोट्री या मृदभांड का, ये कालीबंगा से आपको प्राप्त हुआ था। अच्छा, जब आपने आहड़ पढ़ा था मुझसे, तब मैंने आपको एक स्पष्ट बात कहा था, 33 फीट और 10 इंच लंबा एक द्विखंडित भवन आहड़ से आपको प्राप्त हुआ था। बालाथल से आपको एक विशाल कमरों युक्त भवन प्राप्त हुआ, जिनमें 11 कमरे आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं, याद रखिएगा, 11 कमरों युक्त। एक अत्यधिक विशाल भवन हमें बालाथल से प्राप्त हो रहे हैं, जो कि आहड़ से आपने देखा था 33 फीट 10 इंच लंबा एक द्विखंडित भवन हमें आहड़ से प्राप्त हुआ था। बालाथल से हमें कई प्रकार के ताम्र उपकरण, जिनको आप शस्त्र आयुध उपकरण भी कह सकते हैं, गंडा से चाकू एवं बाणाग्र उस्तरे यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको यहाँ से आयुध का मतलब जो शस्त्र होते हैं लड़ाई के लिए, आयुध, ताम्र उपकरण आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें चोपर, गंडासा, चाकू, उस्तरे और बाणाग्र। देखो, बाणाग्र को बहुत समग्र रूप में दिया, आप लोग देखें तो जनरली हम जो बाणाग्र होता है उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं जो बाण का अगला भाग होता है। अब जो उस तरह आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है बालाथल से, मैं इधर हो जाता हूँ ताकि आपको पूरा जो बोर्ड क्लियर नजर आए। आपने कालीबंगा के संदर्भ में एक शब्द देखा था कि साहब सूती वस्त्र में लिपटा हुआ, आपको यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ हमें कालीबंगा से एक उस तरह प्राप्त हुआ था, ठीक। 11 कमरों युक्त, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, 11 कमरों युक्त भवन का, ये बड़ा, उस जमाने में भाई 11 रूम्स 11 रूम्स बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, काफी विशाल भवन रहा होगा। आज भी किसी मकान, आज भाई 2 BHK 3 BHK एक सामान्य व्यक्ति फ्लैट ले लेता है, तो शायद वो अपने आप को बड़ा एक 11 कमरों वाला, उस जमाने में हजारों साल पहले। और यहाँ की जो पूरी बस्ती थी, दैट वाज फोर्टिफाइड, ये पूरी बस्ती दुर्गीकृत बस्ती थी। दुर्गीकृत बस्ती का मतलब होता है कच्ची ईंटों की 4 दीवारी से घिरी हुई है बस्ती है। कौन सी? बालाथल की। तो ये दुर्गीकृत बस्ती के रूप में आपको
यहाँ से प्राप्त होता है। अब आप नोटिस करिएगा, संपूर्ण भारतवर्ष के इतिहास का सबसे प्राचीन कुष्ठ रोग का प्रमाण हमें बालाथल से मिला, जबकि हमने कालीबंगा में क्या देखा था, एक 6 वर्षीय बालक के शव से आपको 6 छिद्र ऊपर प्राप्त हुए थे उसके स्कल में, क्लियर, जिनसे आपको ट्रिपेनिंग और हाइड्रोसिफिलिस रोग, मस्तिष्क रोग जिसको कहा जाता है, और कपाल छेदन प्रक्रिया जो एक प्रकार का स्कल सर्जरी, शल्य चिकित्सा है, वो आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। बालाथल से संपूर्ण भारतवर्ष का एक योगी का कंकाल आपको प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से पत्थर के पाइप के 2 टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं जो जल निकासी की भी सूचना दे रहे हैं, जबकि लकड़ी की नालियां हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। तो यहां से आपको याद रखना, स्टोन पाइप्स, प्रस्तर यानी कि पत्थर के पाइप के 2 टुकड़े आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो आप सोच लीजिएगा कि इनकी स्किल्स, इंजीनियरिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। दूसरी बात, संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे प्राचीन योगी का कंकाल, संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे प्राचीन योगी का कंकाल, और संपूर्ण भारतवर्ष में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण, कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण बालाथल से, योगी का योग मुद्रा में कंकाल हमें बालाथल से प्राप्त हुआ है। तो अब आप सोचिएगा, बालाथल से आपको योग परंपरा के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, कुष्ठ रोग के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जबकि कालीबंगा से आपने ट्रिपेनेशन या ट्रिपेनिंग शल्य चिकित्सा, कपाल छेदन प्रक्रिया और हाइड्रोसिफिलिस रोग के साक्ष्य प्राप्त किए थे। जो लोग इंडियन हिस्ट्री की सीरीज अभी रेगुलर चल रही है उसमें पढ़ा होगा कि डेंटिस्ट्री की यदि मैं बात करूं, दंत चिकित्सा की, सबसे दुनिया की प्राचीनतम डेंटिस्ट्री या दंत चिकित्सा के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। और जो कालीबंगा से आपको ट्रिपेनिंग या ट्रिपेनेशन शल्य कपाल छेदन प्रक्रिया के साक्ष्य मिले हैं, जब मैंने कालीबंगा आपको पढ़ाया था तब भी मैंने स्पष्ट किया था कि ट्रिपेनिशन या ट्रिपेनिंग के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य संपूर्ण विश्व के प्रागैतिहास के अंदर आपको नवपाषाण बस्ती, जो कश्मीर में जिसको जन्म स्थान के नाम से जाना गया, बुरज़ाहोम, वहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो आप सोच के देखिएगा कि जो मेडिकल हमारी हिस्ट्री है, जो लिगेसी है, वो बहुत सरल या बहुत हल्की नहीं है, बहुत गहरी जड़ें हैं। और मे भी कि अभी नए नए जो रिसर्च हैं, मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि हमारे पूरे इतिहास को, स्पेशली जो मौर्य काल से पहले का इतिहास है, वो बिल्कुल बदल के रह जाए। यहाँ से 2 आपको स्टोन पाइप्स के टुकड़े, पीसेस प्राप्त हो रहे हैं, जो उस ज़माने में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर प्रकाश डाल रहे हैं। योगी कंकाल, कई प्रकार के आयुध, और सबसे बड़ी बात कि 11 कमरों विशाल भवन प्राप्त आपको बालाथल से प्राप्त हो रहा है। तो ये थी जानकारी एक छोटे से एपिसोड में बालाथल की। उम्मीद करता हूँ कि रुचिपूर्वक ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ऐसा हुआ है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। नेक्स्ट सेशन में हम रंगमहल जैसी कुछ और सभ्यताओं को आपके सामने रखेंगे। उस एपिसोड के आने तक आप लोगों को नमस्कार।